एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माइंडर इकोनॉमिक्स, जहाँ पे हम तैयारी करते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम की। तो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर, और जो कि हम बात करेंगे नेशनल इनकम अकाउंटिंग की। तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग को हम इन डिटेल आज की क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं, कंप्लीट करेंगे हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग को। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपली आप इस वीडियो के अंदर बने रहिए और एंड तक इस वीडियो को देखना है, ताकि आपको नेशनल इनकम अकाउंटिंग के सारे क्वेश्चन जो हैं वो सही हो पाएँ पेपर के अंदर, जेआरएफ जो है वो आपका क्रैक हो पाए और नेशनल इनकम अकाउंटिंग का एक भी क्वेश्चन आप गलत ना कर आए। सो स्टे ट्यून इन दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग। वेलकम टू धुरंधर बैच 1.0, जहाँ पे हमारा सेकंड सेशन हम करने वाले हैं, जो कि फिर से नेशनल अकाउंटिंग पे ही रहने वाला है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग पर ही रहने वाला है। सो लास्ट क्लास में हमने ये बेसिक्स पढ़े थे अपने नेशनल इनकम अकाउंटिंग में, जिसमें हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डिस्कस किया था, टू सेक्टर इकोनॉमी का, टू सेक्टर इकोनॉमी विद प्रेजेंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड विदाउट द प्रेजेंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। देन वी डिस्कस थ्री सेक्टर इकोनॉमी एंड फोर सेक्टर इकोनॉमी एज वेल। ठीक है, फिर हमने लीकेजेस और इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अभी हम फटाफट से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उनको ले लेते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको कराने वाली हूँ ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपके बेसिक क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा डिफरेंस है बिटवीन रियल फ्लो एंड नॉमिनल फ्लो। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, पर मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। रियल फ्लो क्या होता है? रियल फ्लो होता है आपका फिजिकल फ्लो। ठीक है, फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी इकोनॉमी के अंदर ट्रांजैक्शंस हो रही हैं गुड्स और सर्विसेज के माध्यम से, तो उसे हम रियल फ्लो कहते हैं या फिजिकल फ्लो कहते हैं। वहीं पे नॉमिनल फ्लो या मनी फ्लो कैसा फ्लो होता है? जहाँ पे आपकी ट्रांजैक्शंस बिटवीन एनी सेक्टर, चाहे आपकी वो फर्म्स और हाउस होल्ड्स हो, चाहे वो आपकी गवर्नमेंट और हाउस होल्ड्स हो, चाहे वो आपकी गवर्नमेंट और फर्म्स हो, कोई भी आपके सेक्टर्स के बीच में अगर ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और वो मनी की फॉर्म में हो, तो उसे हम नॉमिनल फ्लो कहते हैं। ठीक है, अब जहाँ पे भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व होंगे, वहाँ पे बार्टर एक्सचेंज की प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी। बार्टर एक्सचेंज क्या होता है? कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज। जब आप एक गुड के बदले में दूसरा गुड जो है उसे एक्सचेंज करते हो, तो जब आप गुड्स एंड सर्विसेज में ट्रांजैक्शन करोगे तभी तो बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम आएगी। जब आप गुड्स एंड सर्विसेज में ट्रांजैक्ट ही नहीं कर रहे हो, आप ट्रांजैक्शन ही मनी के अंदर कर रहे हो, तो यहाँ पे बार्टर सिस्टम की भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नॉमिनल फ्लो में बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं होती है, रियल फ्लो में बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम होती है। फटाफट से अगर कोई बच्चा मुझे बताना चाहे कि बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, फटाफट बताओ। पीवाईक्यू में भी है ये प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस। राइट, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। अंशिका, क्या होती है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स? मैम फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए और मैं उसके बदले में कुछ देना चाहती हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे इससे पेंसिल चाहिए और मैं उसके बदले में उसको इरेजर देना चाहती हूँ, तो सामने वाले को भी इरेजर चाहिए, ऐसे जरूरी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है, हो सकता है कि आपको इरेज़र की ज़रूरत है, आपके पास पेंसिल है, लेकिन हो ज़रूरी नहीं है ना कि सामने वाले को भी उसी चीज़ की ज़रूरत हो जो आपके पास हो, तो उसे हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। यानी कि दोनों साइड पे एक कोइंसिडेंस हो कि आपके पास जो चीज़ है वही दूसरे वाले बंदे को चाहिए और जो दूसरे वाले बंदे के पास चीज़ है वही आपको चाहिए। ठीक है, सो दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम। ओके, अब मैंने ये तो आपको साथ में एक्सप्लेन कर ही दिया था कि रियल फ्लो का दूसरा नाम क्या होता है? फिजिकल फ्लो। नॉमिनल फ्लो का दूसरा नाम क्या होता है? मनी फ्लो। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है डोमेस्टिक टेरिटरी का। तो डोमेस्टिक टेरिटरी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ द कंट्री। आपने इंडिया देखा है, इंडिया की जो भी हमारी बाउंड्रीज है वो क्या है? वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है। लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी में सिर्फ पॉलिटिकल फ्रंटियर्स इंक्लूड नहीं होते हैं, और भी 2 या 3 चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। वो 2-3 चीज़ें क्या है? शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। अब क्या होगा? एयर इंडिया है फॉर एग्जांपल। ठीक है, एयर इंडिया की मैं बात कर रही हूँ। अभी मैंने रिसेंट न्यूज़ पढ़ी कि फुकेट में जाने वाली जो फ्लाइट थी वो क्रैश लैंडिंग हुई है उसकी। ठीक है, तो एयर इंडिया की ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। पर यहाँ पे हम जो एयर इंडिया की बात कर रहे हैं वो इस वे में कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल एयर इंडिया कहाँ की है? इंडिया की है कंपनी। ठीक है, इंडिया की कंपनी है, लेकिन ये एयर इंडिया जो है कहाँ से कहाँ तक फ्लाई कर रही थी? हमारी हैदराबाद टू कहाँ तक कर रही थी? फुकेट तक कर रही थी। ठीक है, तो अब ये जो कंपनी है वो कंपनी है किसकी? वो है तो इंडिया की ना, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगी, ना कि फुकेट की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगी। सिमिलरली अगर ये एयर इंडिया की फ़्लाइट कहीं और ट्रैवल कर रही होती, लेट्स से सिंगापुर
और थाईलैंड के बीच में ट्रैवल कर रही होती, ठीक है। तो ये सिंगापुर या थाईलैंड की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट नहीं होगा, वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा। क्यों? क्योंकि वो इंडियन एयरलाइन है। सिमिलरली शिप्स के साथ भी यही होता है। देन फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर्स वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ ऑपरेशन। तो इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अब अगर आप इंडियन ओशन के अंदर हमारे इंडियन मछुआरे जो हैं, ठीक है, फिशरमैन जो हैं, वो फिशेस को लेने के लिए गए हैं इंडियन ओशन में, जो कि इंटरनेशनल वाटर्स का पार्ट है, ठीक है। तो वो जो मछुआरों की बोट्स होंगी वो क्या है, वो बोट्स हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं इंडियन ओशन के वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, नहीं। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, वो जो भी वेसल के अंदर जाएंगे, वो जो भी फिशिंग वेसल के अंदर जाएंगे मछुआरे, वो फिशिंग वेसल किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी है, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है, ठीक है। सिमिलरली एम्बेसी, ठीक है, इंडिया की कोई भी एम्बेसी अगर किसी दूसरी कंट्री में है, फॉर एग्जाम्पल इंडियन एम्बेसी इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में सिचुएटेड है वो एम्बेसी, लेकिन वो डोमेस्टिक टेरिटरी किसकी है, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है। सिमिलरली आपके कॉन्सुलेट्स क्या हो जाते हैं, आपके ऑफिसेस, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसेस जो हो गए। नेक्स्ट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड, हो सकता है कोई एक कंट्री की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स हो दूसरी कंट्री के अंदर, तो वो जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट दूसरी कंट्री में है वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। फॉर एग्जांपल इंडिया की कोई मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है इन पाकिस्तान, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा, ना कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक टेरिटरी में, ऑल्दो वो सिचुएटेड पाकिस्तान में है, ठीक है। तो ये आपकी पूरी डेफिनेशन होती है डोमेस्टिक टेरिटरी की। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ द कंट्री प्लस द ships and aircraft which are owned and operated by the normal resident between two or more countries. Second, any fishing vessels, oil and natural gas rigs, floating platforms operated by the residents of the country in international waters. Then embassies, consulates and military establishments of a country located abroad. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ नॉर्मल रेजिडेंट। अब नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, नॉर्मल रेजिडेंट वो इंसान होता है जो एक कंट्री में रहे और अब उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में लाई करता हो। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब है वो अपनी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उसी कंट्री में ही पूरी करता हो। फॉर एग्जाम्पल उसकी कंजम्पशन एक्टिविटीज़, फॉर एग्जाम्पल उसकी एक्सपेंडिचर एक्टिविटीज़, उसकी इनकम जनरेशन कहाँ से होती हो, उसी सेम कंट्री से होती हो, ठीक है। तो नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट वो होते हैं जो एक कंट्री के अंदर रिसाइड भी करते हैं और साथ में उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री से जुड़ा होता है, ठीक है। अब नॉर्मल रेजिडेंट कौन नहीं होते हैं, तो सिंपल से डेफिनेशन है, वो लोग या तो जो इंडिया में रहते ही नहीं हैं या फिर वो इंडिया में रहते हैं लेकिन उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाए नहीं करता है, यानी कि वो इनकम जनरेट इंडिया से नहीं करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो इंडिया में नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं आपके कुछ, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स टू द डोमेस्टिक कंट्री। अब हो सकता है कोई यूएसए से आया है यहाँ पर विजिट करने के लिए, यहाँ पे बहुत दिल्ली के अंदर तो बहुत ज़्यादा विजिटर्स आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, ठीक है, लाल किला वगैरह सब देखने के लिए आते हैं, कुतुब मीनार वगैरह देखने के लिए। तो वो जो फॉरेन टूरिस्ट है वो यहाँ पे आए हैं, कुछ महीनों के लिए यहाँ पे रहेंगे, लेकिन उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ पर लाए नहीं करता है, वो यहाँ से इनकम जनरेट नहीं करते हैं, भले ही वो यहाँ पे स्पेंडिंग कर रहे हैं लेकिन उनका कंप्लीट इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ पर लाए नहीं करता है, तो वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट काउंट नहीं होंगे। नेक्स्ट, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमैट्स एंड मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ अ फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन डोमेस्टिक कंट्री। जैसे मैंने आपको बताया, हो सकता है कि कोई पाकिस्तान एम्बेसी इंडिया के अंदर सिचुएटेड हो, अगर पाकिस्तान एम्बेसी इंडिया के अंदर सिचुएटेड है तो उस पाकिस्तान एम्बेसी के जितने भी स्टाफ होंगे वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट में काउंट नहीं होंगे। वो नॉर्मल रेजिडेंट किसके होंगे, वो नॉर्मल रेजिडेंट होंगे पाकिस्तान के, बिकॉज दैट एम्बेसी इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर एम्प्लॉयज़। अब होता क्या है कि कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस किसी ना किसी कंट्री में तो सिचुएट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। जैसे कि IMF है आपका वाशिंगटन DC के अंदर, वो सिचुएट करता है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक है वाशिंगटन DC में सिचुएट करता है, तो वो वाशिंगटन DC के अंदर सिचुएट तो कर रहे हैं बट उनकी अपनी अलग डोमेस्टिक टेरिटरी है। हम ये मान के चलते हैं कि उनकी एक इंटरनेशनल टेरिटरी होती है, वो वाशिंगटन DC की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होते हैं। तो अगर वो वहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है तो वहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट्स भी नहीं होंगे। नेक्स्ट,
क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रैवलर्स एंड सीजनल वर्कर्स। अब कोई भी फॉरेन वेसल आता है या फिर कोई कमर्शियल ट्रैवलर्स क्या होते हैं, जो काम के वजह से ट्रैवल करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो वो कमर्शियल ट्रैवलर्स जो है वो यहाँ पे रहते नहीं है ना परमानेंटली, ठीक है, वो यहाँ पे परमानेंटली रह नहीं रहे हैं, उनका कंप्लीट इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाई नहीं कर रहा है या फिर उस सेम कंट्री में लाई नहीं कर रहा है। सेम अगर आप सीजनल वर्कर्स की बात करो, सीजनल वर्कर्स क्या करते हैं, जब उनका सीजन होगा तब वो उस कंट्री में आके सिचुएट करेंगे, अपना काम करेंगे और फिर वापस अपने घर चले जाएंगे, तो वो यहाँ पे परमानेंटली सिचुएट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, बॉर्डर वर्कर्स हु क्रॉस द बॉर्डर ऑन रेगुलर बेसिस जस्ट टू वर्क फॉर द डे एंड मूव बैक टू देयर रेजिडेंट कंट्री। अब ऐसा भी होता है, जैसे नेपाल के साथ ये बहुत होता है, ठीक है। अब नेपाल में रहने वाले कई लोग क्या करते हैं, जो बॉर्डर के आसपास रहते हैं, वो दिन में आते हैं इंडिया के अंदर, अपना काम वाम कंप्लीट करते हैं, वहाँ से पैसा कमाते हैं और फिर से रात को अपने घर वापस चले जाते हैं, या 2 दिन यहाँ पे रिसाइड करेंगे, यहाँ पे काम करेंगे, फिर वापस अपने घर चले जाते हैं। तो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो इंडिया में लाई कर रहा है, वो यहाँ से पैसा ज़रूर कमा रहे हैं, हो सकता है खर्चा भी यहाँ पर कर रहे हो, लेकिन वो इंडिया में परमानेंटली रिसाइड नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट में काउंट नहीं होगा। तो सिंपल सी चीज़ है, नॉर्मल रेजिडेंट कौन सा बंदा होगा, नॉर्मल रेजिडेंट वो बंदा होगा जो परमानेंटली या तो इंडिया के अंदर सिचुएट कर रहा हो या फिर नहीं, साथ में उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में ही लाई करना चाहिए, ठीक है। नाउ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। फैक्टर इनकम कौन सी इनकम होती है, फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जिसके बदले में कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हो, जिसके बदले में या तो गुड्स प्रोड्यूस हो या फिर कोई सर्विस रेंडर की जाए, तो उन इनकम को हम फैक्टर इनकम कहते हैं। इनका हमने एग्जाम्पल भी पढ़ा था, एग्जाम्पल क्या थे हमारे, रेंट, वेजेस, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट, ठीक है। आपने अपनी लैंड दी है, उसके बदले में आपको रेंट मिलेगा, आपने अपनी लेबर दी है, उसके बदले में आपको वेजेस मिलेंगे, आपने अपनी एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ प्रोवाइड की हैं, उसके लिए आपको प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, आपने अपनी कैपिटल दी है, इसीलिए आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। नाउ ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है, ट्रांसफ़र इनकम आपकी ऐसी इनकम होती है जिसके बदले में ना तो आपको कोई गुड प्रोड्यूस करना पड़ा है, ना ही आपको कोई सर्विस रेंडर करनी पड़ी है। दीज आर यूनिलेटरल इनकम, ये वन वे इनकम होती है कि जिसके बदले में आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करना है, ओके। अब इसका कैसा कॉन्सेप्ट होता है, फैक्टर इनकम का अर्निंग कॉन्सेप्ट होता है, ट्रांसफर इनकम का रिसीट कॉन्सेप्ट होता है। अब फैक्टर इनकम जो है वो नेशनल इनकम में भी इंक्लूड होती है और डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड होती है। अब नेशनल इनकम क्या है, डोमेस्टिक इनकम क्या है, वो अभी आपको मैं समझाने वाली हूँ 2 मिनट में, ठीक है। बस अभी के लिए इस दिमाग में डालो कि जो फैक्टर इनकम है वो ऐसी इनकम है जिससे प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो रही है, अगर उससे प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो रही है तो वो नेशनल इनकम में भी इंक्लूड होगी और डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड होगी। ट्रांसफर इनकम जो है ना तो वो आपकी नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है, ना ही डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होती है। अब हम उसे नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में क्यों इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उससे कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हो रही है, कोई भी गुड या सर्विस मार्केट में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इसीलिए हम उसे इंक्लूड नहीं करेंगे, ना तो डोमेस्टिक इनकम में ना ही नेशनल इनकम में। अब इसके रेसिपिएंट कौन होते हैं, तो फैक्टर इनकम किसको मिलेगी, जो ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करेगा। सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलती है फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम किसको मिलती है, हाउस होल्ड्स को मिल सकती है और गवर्नमेंट को मिल सकती है, ठीक है। अब इनका एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको बता भी दिया, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ट्रांसफर इनकम में स्कॉलरशिप हो गई, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ओल्ड एज पेंशन हो गई और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गया। अब अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है, ठीक है, पेपर में, तो ये आपको ध्यान रखना है। ट्रांसफर इनकम के एग्जाम्पल में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस क्वेश्चन आया है काफ़ी बार, अभी तो आया नहीं है, कुछ 5 साल से तो ये क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन उसके पिछले आप PYQs अगर स्टडी करोगे तो उसमें ये क्वेश्चन आया है काफ़ी बार, ठीक है। अब मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, जो किसी बच्चे को पता हो तो अनम्यूट करके मुझे बताना, कि यहाँ पे हम ओल्ड एज पेंशन को तो काउंट कर रहे हैं ट्रांसफर इनकम में, पर हम रिटायरमेंट पेंशन को नहीं काउंट करते, क्यों? रिटायरमेंट पेंशन ट्रांसफर इनकम क्यों नहीं है? रिटायरमेंट पेंशन को हम कहते हैं कि वो फैक्टर इनकम है, क्यों कहते हैं ऐसा? बताओ बताओ, थोड़ी एंगेजिंग बनाओ क्लास, मेरे लिए भी थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाओ क्लास को। Ma'am, I think because they worked for the retirement pension. Exactly. Retirement pension. रिटायरमेंट पेंशन आपको क्यों दी जा रही है? क्योंकि आपने वहाँ पर काम किया है, चाहे आपने गवर्नमेंट सेक्टर के किसी भी जगह में काम किया हो, किसी भी ऑफिस में आपने काम किया हो, लेकिन आपने वहाँ पर या तो कोई गुड्स प्रोड्यूस की हैं या फिर अपनी सर्विसेज रेंडर की हैं, इसीलिए जो रिटायरमेंट पेंशन है वो एक फैक्टर इनकम होती है, ना कि ट्रांसफ़र इनकम, ठीक है।
ओके अब ये रिटायरमेंट पेंशन वाला क्वेश्चन आपका जेआरएफ में तो नहीं पूछा गया है, लेकिन बाकी इकोनॉमिक एग्जाम्स के अंदर जिसमें भी एमसीक्यू पूछा गया है उसमें मैंने 2-3 बार देखा है, ठीक है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप किया। अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम, ठीक है। अब इसको समझने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अब वो सिंपल सा तरीका क्या है, 2 तरीके की इनकम है, एक है डोमेस्टिक, एक है नेशनल। डोमेस्टिक इनकम वो इनकम है जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न की जाए, ठीक है। फ़र्क नहीं पड़ता कि वो नॉर्मल रेजिडेंट अर्न करे या फिर कोई और अर्न करे, ठीक है। क्या है, डोमेस्टिक इनकम एक ऐसी इनकम है जो डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न होनी चाहिए, चाहे वो रेजिडेंट अर्न करे चाहे वो नॉन रेजिडेंट अर्न करे, ओके। नेशनल इनकम कैसी इनकम है, नेशनल इनकम एक ऐसी इनकम है जो रेजिडेंट ने अर्न करी है, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न करी है चाहे डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर अर्न करी है, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डोमेस्टिक इनकम इज दैट इनकम which is earned within the domestic territory of a country. It doesn't matter whether it was earned by the resident of the country or the non-resident of the country. National income क्या है, national income is that income which is earned by the resident of the country. It doesn't depend whether it was earned within the domestic territory of the country or outside the domestic territory of the country, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट अगर हम इसका देखेंगे तो कैसा कॉन्सेप्ट है डोमेस्टिक इनकम, टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, टेरिटरी से रिलेटेड है आपका। और नेशनल इनकम किससे रिलेटेड है, आपकी ये नेशनल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये आपकी रेजिडेंशियल आपके एस्पेक्ट से रिलेटेड है। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन अ रेजिडेंट एंड अ सिटीज़न, ठीक है। काफ़ी बच्चे इस चीज़ को कन्फ्यूज़ करते हैं कि रेजिडेंट और सिटीज़न का क्या मतलब होता है, क्या डिफरेंस है इसके बीच में, किसी को पता है तो फटाफट से बताओ मुझे। सिटीजनशिप बाय बर्थ है, करेक्ट, अकॉर्डिंग टू टाइमिंग, अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड, अकॉर्डिंग टू 1 ईयर टाइम पीरियड यू करेक्ट, ठीक है, रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है, ठीक है। तो सिटीज़न कौन होता है, सिटीज़न वो होता है जिसको या तो बाय बर्थ मिल जाए या फिर उसको कोई किसी क्राइटेरिया किसी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर दिया हो कि जी हम आपको अपनी विल से आपको अपनी सिटीजनशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अक्षय कुमार को मिली हुई है सिटीजनशिप किसी और कंट्री की, मुझे याद नहीं है, शाहरुख खान को ऑफर की गई है काफ़ी कंट्रीज़ के द्वारा कि आप हमारी सिटीजनशिप ले लीजिए। तो या तो आपने किसी कंट्री में जन्म लिया हो तो आप वहाँ के सिटीज़न होते हैं, या फिर कोई गवर्नमेंट आपके लिए स्पेशल प्रोविजन ला के आपको ऑफर करे कि आइए जी आप हमारे सिटीज़न बन जाइए, तब आप उस कंट्री के सिटीज़न बन सकते हो। लेकिन रेजिडेंट बनने के लिए इन दोनों में से कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं होती है। रेजिडेंट बनने के लिए क्या करना है, आपको एक कंट्री में जाके रहना है, वहीं से इनकम जनरेट करनी है, वहीं पे आपको अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स करने हैं, ठीक है। सो रेजिडेंट और सिटीजन में ये सिंपल सा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो सिटीजन आपका एक लीगल टर्म हो जाता है, रेजिडेंट आपका एक इकोनॉमिक टर्म हो जाती है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ प्रोड्यूसर्स। अब डोमेस्टिक इनकम जो अर्न करेंगे वो सारे प्रोड्यूसर्स कहाँ होने चाहिए, डोमेस्टिक टेरिटरी में होने चाहिए, ठीक है। नेशनल इनकम में कैसे आपके प्रोड्यूसर्स होने चाहिए, जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हो, ठीक है। अब एनएफआईए मैं आपको यहाँ पर अभी नहीं बताऊंगी, एनएफआईए का भी हम डिस्कशन करेंगे इन डिटेल, तब मैं इस पॉइंट को डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो अभी के लिए हमने क्या पढ़ा है, डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम में सिंपल सा डिफरेंस। क्या डिफरेंस है, डोमेस्टिक इनकम वो इनकम है जो डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न हो, चाहे रेजिडेंट ने अर्न की हो चाहे नॉन रेजिडेंट ने अर्न की हो। नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम एक ऐसी इनकम है जो रेजिडेंट ने अर्न की है, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न की है चाहे डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर अर्न की है, ठीक है। अब इनका जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल है, डोमेस्टिक इनकम का एनडीपी एट एफसी और नेशनल इनकम का एनएनपी एट एफसी, ठीक है। दिस इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाले कॉन्सेप्ट में। दिस इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, ओके। यहाँ पे मैंने आपको यही सेम जो है टिप भी दे रखी है, जिससे आप दोबारा से रिवाइज कर सकते हो कि डोमेस्टिक इनकम क्या है और नेशनल इनकम क्या है, ठीक है। अब इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है पेपर में, हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन, तो हर बार नहीं तो हर दूसरे एग्जाम में आपको ये वाला क्वेश्चन मिलता ही है। स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल के आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए जाते हैं, फिर आपसे पूछा जाता है जी ये स्टॉक वेरिएबल है या ये फ्लो वेरिएबल है, ओके। तो स्टॉक वेरिएबल या फ्लो वेरिएबल में डिफरेंस क्या होता है, सिंपल सा डिफरेंस है। स्टॉक वेरिएबल क्या है, स्टॉक वेरिएबल वो
वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम आज मेजर कर सकते हैं, जिसको हम कल मेजर कर सकते हैं, जिसको हम 2021 में मेजर कर सकते हैं, जिसको हम 2026 में मेजर कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जिसे हम मेजर कर सकते हैं वो वेरिएबल्स आपके स्टॉक वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। फ्लो वेरिएबल्स क्या होते हैं? फ्लो वेरिएबल्स होते हैं वो वेरिएबल्स जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप मेजर कर सकते हो। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या है? किसी चीज़ के दौरान आप उसको मेजर कर सकते हो, ठीक है। आप 2021 के दौरान उस चीज़ को मेजर कर सकते हो, आप जनवरी के महीने में उस चीज़ को मेजर कर सकते हो, ठीक है। सो दीज काइंड ऑफ वेरिएबल्स आर फ्लो वेरिएबल्स, ओके। अब इसका सिंपल सा एग्जांपल हर टीचर देता है, मैं भी आपको यही दूंगी क्योंकि मेरे टीचर ने भी मुझे यही एग्जांपल दिया था, ठीक है। स्टॉक का सिंपल सा एग्जांपल क्या है और फ्लो का क्या एग्जांपल है? एक बाल्टी है, उसके अंदर काफ़ी सारा पानी रखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप देख सकते हो, तो इसे हम कहते हैं ये स्टॉक है, ओके। लेकिन यहीं अगर मैं एक नलका लगा देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं एक नलका लगा देती हूँ अगर, और इसमें से पानी बह रहा है, तो वो क्या है? वो फ्लो है, क्योंकि वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भरेगी आपकी बाल्टी, ठीक है। तो अगर ये नलका बंद है और इस बाल्टी के अंदर कुछ पानी पड़ा हुआ है, वो क्या है? स्टॉक ऑफ वाटर है। अगर यहाँ पर पानी, अगर मैं नलका चला देती हूँ और पानी बहता चला जाए और उससे आपकी बकेट भरती चली जाएगी, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये फ्लो ऑफ वाटर है, ठीक है। तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल होता है जो हर टीचर देता है, मैंने भी आपको दिया है। क्लीशे चीज़ें करनी चाहिए कभी कभी, उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्प मिलती है पेपर के अंदर, ओके। चलो, अब इसके हम जो मेन एग्जाम्पल्स हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें से आपको क्वेश्चन आता नहीं है, पढ़ सकते हो, आपके पढ़ने के लिए ठीक है ये, कि स्टॉक में आपकी कोई टाइम डायमेंशन नहीं होती है, फ्लो में आपकी टाइम डायमेंशन होती है। स्टॉक का जो कॉन्सेप्ट होता है वो स्टैटिक होता है, फिक्स्ड होता है। फ्लो का जो कॉन्सेप्ट होता है वो डायनेमिक होता है, चेंजिंग होता है, ठीक है। ऑब्वियसली कोई चीज़ फ्लो कर रही है तो वो चेंज करेगी ही, कोई चीज़ आपकी एक जगह पे फिक्स हो रखी है तो वो स्टैटिक होगी ही, ठीक है। इस पर क्वेश्चन नहीं आता है आपके पेपर में, क्वेश्चन जो आता है वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स पर आता है, ओके। अब जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, अगर आपने वो जो मैंने आपको लिंक शेयर किया था ड्राइव का, उसमें जो मैंने कंटेंट शेयर किया है उसमें आपने देखा होगा मैंने सारे PYQs जो हैं वो वहाँ पर लिखे हैं विद आंसर्स। तो आपने क्या करना है, मैं तो उनको कराऊंगी जिस दिन हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगी, मैं सारे वो PYQs उठाऊंगी 2020 से लेके 2000, अभी मैंने आपको वो प्रोवाइड नहीं किए हैं, 2020 से 2023 उसके ऊपर मेरा काम चल रहा है, आज रात तक वो कंप्लीट हो जाएगा, मैं सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो 2020 से लेके 2025 तक जितने भी मैक्रो के क्वेश्चन आ रखे हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपने एंड से जितने भी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं ना, उसको रोज़ के रोज़ सॉल्व करते चले जाओ। रोज़ 5 क्वेश्चन उठा लो, रोज़ 3 क्वेश्चन उठा लो, 2 उठा लो, लेकिन अपने हिसाब से उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है। ताकि जब मैं वो क्वेश्चंस कराऊँ, आपको जिस क्वेश्चन में डिफिकल्टी फेस हुई हो, आपको वो समझ में आ जाए कि मेरे को यहाँ पर क्या कमी आई थी, ओके। चलो, अब एग्जाम्पल इसका हम देख लेते हैं स्टॉक का। तो स्टॉक क्या है? पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2022। तो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अगर मैं एक पर्टिकुलर डे के ऊपर मेजर कर रही हूँ तो वो क्या है? स्टॉक वेरिएबल है। मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी, अब मनी सप्लाई को भी आप कैसे मेजर करते हो? इट इज़ दैट क्वांटिटी ऑफ मनी विच इज़ इन हैंड्स ऑफ द पब्लिक टुडे, ठीक है। आज जितनी भी पैसा है पब्लिक के हाथ में वो क्या है? मनी सप्लाई है। कल जितना भी पैसा होगा मार्केट में पब्लिक के हाथ में वो क्या होगा? मनी सप्लाई होगा। तो हम उसे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। नेशनल वेल्थ, नेशनल वेल्थ को भी हम क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर ही मेजर करते हैं। देन इन कि आज लोगों के पास कितनी वेल्थ है या कल लोगों के पास कितनी वेल्थ होगी, ठीक है, या परसों किसी के पास कितनी वेल्थ थी। सो दिस इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। देन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री भी आपकी क्या होती है? कैपिटल स्टॉक हो गया, सॉरी कैपिटल कह रही हूँ मैं, इन्वेंट्री जो है आपका स्टॉक हो गया। सिंपल इसका तो मतलब ही स्टॉक होता है आपका इन्वेंट्री का, ठीक है। अगर आप मान लो कार्स का काम करते हो तो कार्स जो भी आपके शोरूम के अंदर होगी वो आपका स्टॉक हो गया। देन अगर आप किसका काम करते हो? चेयर्स का काम करते हो, ठीक है, तो जो भी आपकी चेयर्स आपके गोडाउन के अंदर पड़ी हुई होंगी वो आपकी क्या होगी? स्टॉक होगा आपका। तो जो भी आपकी इन्वेंट्री होती है बिजनेस में वो सब स्टॉक वेरिएबल्स होते हैं। देन फ्लो वेरिएबल्स का एग्जाम्पल क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका नेशनल इनकम, ठीक है। कोई भी इनकम अगर आप मेजर करोगे ना वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही मेजर की जाती है, ठीक है। नेशनल इनकम जो है वो आपकी एक साल के दौरान जो जितनी भी आपकी इनकम रही है उसको मेजर किया जाता है। देन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर भी आपका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही मेजर हो सकता है, ठीक है। देन नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग 2021, जो चीज़ कंटिन्यूसली हो ही रही है, इनकम जनरेट कंटिन्यूसली हो रही है, एक्सपेंडिचर कंटिन्यूसली हो रहा है। नंबर ऑफ बर्थ्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो बच्चे पैदा डायरेक्ट मतलब हो ही रहे हैं। डेथ्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो भी लोग जो हैं वो कंटिन्यूसली मर ही रहे हैं। तो इसीलिए हम इन्हें क्या करते हैं? फ्लो कॉन्सेप्ट के अंदर काउंट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से हर साल एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है, ओके।
नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ गुड्स। तो आपके यहाँ पे 3 तरीके के गुड्स होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका कंजम्पशन गुड, एक होता है कैपिटल गुड और तीसरा होता है इंटरमीडिएट गुड। अब कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड आपके पार्ट होते हैं फाइनल गुड्स के, ठीक है। सो अगर हम ब्रॉड डिस्टिंक्शन देखें तो किसके बीच में है, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में है, ओके। तो फाइनल गुड्स क्या है, फाइनल गुड्स का नाम से ही समझ में आ रहा है, जब आपकी प्रोडक्शन खत्म होगी तो जो भी आपके पास लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट बचा हुआ होगा वो क्या होगा, वो आपका फाइनल गुड होगा, सिंपल, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट वो गुड्स होते हैं जो ड्यूरिंग द प्रोडक्शन आप यूज़ कर रहे हो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस दैट फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। इंटरमीडिएट का मतलब ही क्या होता है, बीच में, ठीक है। एक होता है आपका बिगिनिंग या इंट्रोडक्टरी, एक आपका होता है इंटरमीडिएट यानी कि बीच का, लास्ट में आपका क्या होता है, फाइनल, ठीक है। अगर आपने वो पढ़ी हो माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी हो तो आपने बुक्स ज़रूर पढ़ी होंगी, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंटरमीडिएट माइक्रो, इंटरमीडिएट मैक्रो, एडवांस माइक्रो, एडवांस मैक्रो, ठीक है। तो ये क्या है, स्टेजेस ही तो हैं पढ़ाई के आपके। एक आपकी बेसिक इंट्रोडक्टरी माइक्रो आपको पढ़ाई जाती है, एक इंटरमीडिएट होती है जो आपकी एडवांस से थोड़ी कम होती है लेकिन इंट्रोडक्टरी से थोड़ी ज़्यादा होती है, देन आपकी एडवांस आ जाती है जो आपकी सबसे मुश्किल माइक्रो होती है, ठीक है। सो इंटरमीडिएट का मतलब क्या है, इन बिटवीन, ठीक है। तो इंटरमीडिएट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन साइकिल के बीच में यूज़ किए जा रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अदर गुड्स, ठीक है, ओके। अब फाइनल गुड्स जो है, या तो वो गुड्स आपके कंजम्पशन के लिए यूज़ होते हैं या फिर वो इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। अब फाइनल गुड्स कैसे गुड्स हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट बना आपकी प्रोडक्शन के बाद, ठीक है। अब उस फाइनल प्रोडक्ट को या तो आप डायरेक्टली कंज्यूम करोगे एज अ कंज्यूमर या फिर आप उस प्रोडक्ट को इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करोगे, फॉर एग्जाम्पल मशीनरी, ठीक है। अगर तो आप एक कंज्यूमर हो तो हो सकता है एक प्रोडक्ट आपके बनी, ब्रेड बन गई, मिल्क बन गया, कुछ भी बना आपका फाइनल प्रोडक्ट, उसको आपने डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया। एक आपके प्रोडक्ट्स हो गए, फॉर एग्जांपल मशीनरी हो गए, टूल्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए। सो एज अ प्रोड्यूसर अब आप उसको कैसे यूज़ करोगे, एज योर इन्वेस्टमेंट यूज़ करोगे इन योर प्रोडक्शन साइकिल, ठीक है। तो फाइनल गुड्स या तो आपके फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज़ होते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ होते हैं। इसी के बेसिस पे 2 डिस्टिंक्शंस बनी है आपकी, कंजम्पशन गुड एंड कैपिटल गुड। तो जो भी गुड्स आपके कंजम्पशन के लिए यूज़ होते हैं वो कंजम्पशन गुड्स होंगे, जो भी गुड्स आपके इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ होते हैं वो कैपिटल गुड्स होंगे, ठीक है। सो कंज्यूमर गुड्स कैसे होते हैं, कंज्यूमर गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनको आप कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हो और वो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय डायरेक्टली सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स, मुझे भूख लगी है, अभी मैं खाना खा लूँगी तो मेरी वांट जो है, मतलब मेरी जो भूख है उसी टाइम शांत हो जाएगी। मुझे प्यास लगी है, मैं पानी उठाऊँगी, पानी पी लूँगी तो क्या होगा, डायरेक्टली मेरी प्यास बुझ जाएगी। तो ऐसे गुड्स जो डायरेक्टली मेरी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हों, उसी टाइम मेरी वांट को सेटिस्फाई कर रहे हों, उन्हें हम क्या कहते हैं, कंजम्पशन गुड्स कहते हैं, ठीक है। अब कैपिटल गुड्स कैसे होते हैं, कैपिटल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अब यही चीज़ मैंने आपको इंटरमीडिएट गुड्स में भी बताई थी। मैंने कहा था इंटरमीडिएट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिन्हें हम प्रोडक्शन साइकिल में यूज़ करते हैं और दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं वो गुड्स, ठीक है। यानी कि दूसरे गुड्स जो है वो इंटरमीडिएट गुड्स की वजह से बन रहे हैं। यही सेम चीज़ मैंने कैपिटल गुड्स में भी बोली कि कैपिटल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। तो इन दोनों में सिंपल क्या डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जब हम इंटरमीडिएट गुड्स को प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं तो वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किसमें, फाइनल प्रोडक्ट में, यानी कि इनकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है इन द प्रोडक्शन साइकिल। इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं इन द प्रोडक्शन साइकिल। वहीं अगर आप कैपिटल गुड्स की बात करोगे तो कैपिटल गुड्स जो है वो एग्जॉस्ट नहीं होते हैं, उनकी एग्जिस्टेंस वैसी की वैसी रहती है आफ्टर द प्रोडक्शन साइकिल एज वेल, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, कैपिटल गुड्स में मैं कह देती हूँ मशीनरी, ठीक है, ओके। और इंटरमीडिएट गुड्स में मैं कह रही हूँ कॉटन, ओके। और मेरा जो बिजनेस है वो क्या है, कॉटन क्लॉथ्स बनाने का, ठीक है। तो कॉटन क्लॉथ्स यहाँ पे क्या हो गए, फाइनल गुड्स हो गया। और फाइनल गुड में भी ये किस तरीके का गुड हो गया, कंजम्पशन गुड हो गया, ठीक है। क्योंकि इसे मैं क्या करूँगी, मेरी कपड़े पहनने की नीड है, उसे मैं कपड़े को धारण कर लूँगी, मेरी जो कपड़े पहनने की नीड है वो डायरेक्टली सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ अ कंजम्पशन गुड, ओके।
अब ये कॉटन क्लोथ्स बनाने के लिए मेरे को मशीनरी की भी ज़रूरत पड़ेगी और कॉटन की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब कॉटन क्लोथ्स बन जाएंगे तो कॉटन यहाँ पर नहीं बचेगी प्रोडक्शन साइकिल में, ठीक है। कॉटन जो है वो कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो जाएगी, कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इनटू द कॉटन क्लोथ्स। लेकिन जो मशीनरी है वो मशीनरी थोड़ी ना कॉटन क्लोथ्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, मशीनरी थोड़ी ना ख़त्म हो जाएगी प्रोडक्ट ये कॉटन क्लोथ्स बनने के बाद। तो मशीनरी जो है वो आपकी कैपिटल गुड होती है, ओके। दोनों ही फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन सिंपल सा डिफरेंस है, मशीनरी जो है वो फाइनल प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म नहीं होती है और इंटरमीडिएट गुड जो है वो आपके फाइनल प्रोडक्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, ओके। चलो, अब नेशनल इनकम में कौन सा इंक्लूड होगा, कौन सा इंक्लूड नहीं होगा। तो फाइनल गुड्स जो है वो आपके इंक्लूड होते हैं किसमें, नेशनल इनकम में। नेशनल इनकम में आपके फाइनल गुड्स इंक्लूड होंगे, चाहे वो कंजम्पशन गुड हो चाहे वो कैपिटल गुड हो, ओके। अब क्यों इंक्लूड होंगे, क्योंकि ये हेल्प कर रहे हैं हमारी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में। नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में वही चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो डोमेस्टिक एक्टिविटी को परफॉर्म करती हैं, ठीक है। अगर कोई डोमेस्टिक एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, अगर कोई प्रोडक्शन हो रही है तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, वो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा। तो कंजम्पशन गुड बने चाहे कैपिटल गुड बने, प्रोडक्शन तो हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, प्रोडक्टिव एक्टिविटी तो हो रही है, इसीलिए नेशनल इनकम में इंक्लूड होंगे। वहीं अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स की बात करो तो ये इंक्लूड नहीं होते हैं नेशनल इनकम में। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू फाइनल गुड, और फाइनल गुड को तो हम इंक्लूड कर ही रहे हैं। तो अगर मैं इंटरमीडिएट गुड को भी इंक्लूड कर लूँगी तो प्रॉब्लम कौन सी हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी डबल काउंटिंग की, ठीक है। डबल काउंटिंग का मतलब क्या है कि इंटरमीडिएट गुड्स की भी मैंने अलग से वैल्यू इंक्लूड कर ली नेशनल इनकम में, और फिर फाइनल गुड के अंदर भी उस इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू मैंने इंक्लूड कर ली, तो दो बार इंक्लूड हो जाएगा ना हमारा इंटरमीडिएट गुड। इसीलिए हम इंटरमीडिएट गुड की जो वैल्यू है उसको इंक्लूड नहीं करते, हम सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्लूड करते हैं। उसी फाइनल प्रोडक्ट के अंदर आपकी इंटरमीडिएट गुड की भी वैल्यू इंक्लूडेड होती है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो इंक्लूड नहीं होंगे नेशनल इनकम में, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन आपका कंजम्पशन गुड में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो फाइनल प्रोडक्ट है, वो बन चुका है आपका प्रोडक्ट, तो उसके अंदर अब आप क्या वैल्यू एडिशन करोगे, ठीक है। कैपिटल गुड्स जो है उसके अंदर भी आपकी वैल्यू एडिशन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो भी फाइनल प्रोडक्ट है, वो बन चुका है आपका प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद आप उसके अंदर क्या वैल्यू एडिशन करोगे। इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर आपकी वैल्यू एडिशन होती है। अब वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है कि इंटरमीडिएट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं ना तो आप उसे डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हो, ना ही आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपको उन गुड्स को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा कि या तो उन्हें कंज्यूम किया जा सके या फिर उन्हें इन्वेस्ट किया जा सके, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आपकी वैल्यू एडिशन पॉसिबल होती है, क्योंकि इसे आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाओगे। देन प्रोडक्शन बाउंड्री को कौन सा क्रॉस करता है, कौन सा नहीं करता है। तो प्रोडक्शन बाउंड्री किसने क्रॉस कर दी है, कंजम्पशन गुड ने क्रॉस कर दिया। प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस करने का मतलब क्या है कि प्रोडक्शन साइकिल कंप्लीट होने के बाद क्या उसकी एग्जिस्टेंस है, तो बिल्कुल है, कंजम्पशन गुड की एग्जिस्टेंस होती है। कैपिटल गुड की क्या एग्जिस्टेंस बचती है, बिल्कुल बचती है। लेकिन क्या इंटरमीडिएट गुड की एग्जिस्टेंस बचती है, नहीं। इंटरमीडिएट गुड कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है आपका फाइनल प्रोडक्ट में, फाइनल गुड में। इसीलिए ये प्रोडक्शन बाउंड्री के विद इन ही रहता है, हमेशा प्रोडक्शन बाउंड्री को कभी भी क्रॉस नहीं करता। देन अब इन तरीके की गुड्स की डिमांड कैसी होती है, ठीक है। सो कंजम्पशन गुड्स की डायरेक्ट डिमांड होती है। अब देखो दो तरीके की डिमांड होती है, एक डायरेक्ट होती है, एक डिराइव्ड होती है। डायरेक्ट का मतलब क्या है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है, उसकी डायरेक्टली मुझे ज़रूरत है, डायरेक्टली मैं उसे यूज़ करती हूँ, तो उसकी डायरेक्ट डिमांड है। डिराइव्ड डिमांड का मतलब क्या है, डिराइव्ड डिमांड का मतलब है कि इस चीज़ को बनाने के लिए दूसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। मुझे प्रोडक्ट ए चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए प्रोडक्ट बी की ज़रूरत पड़ती है। तो प्रोडक्ट बी की डिमांड कैसी है, डिराइव्ड डिमांड है, उसकी इंडिविजुअली कोई डिमांड नहीं है, लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट ए में वो यूज़ होता है और प्रोडक्ट ए की काफ़ी डिमांड है, इसीलिए प्रोडक्ट बी की ऑटोमेटिकली डिमांड हो जाएगी। तो हम उन्हें प्रोडक्ट बी को इस केस में क्या कहते हैं, हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं, ठीक है, जिसकी हमारी डिराइव डिमांड होती है। सिमिलरली कैपिटल गुड्स की भी डिराइव डिमांड होती है। मशीनरी की आपको डायरेक्टली यूज़ की ज़रूरत नहीं है, मशीनरी को आप खाते नहीं हो, मशीनरी को आप पहनते नहीं हो, मशीनरी को आप पीते नहीं हो, लेकिन मशीनरी की आपको क्यों ज़रूरत है, क्योंकि आपको ऐसी गुड्स मैन्युफैक्चर करनी है जिन्हें आप खा सकें, जिन्हें आप पी सकें या जिन्हें आप धारण कर सकें, ठीक है। देन प्रोडक्शन कैपेसिटी किस चीज़ से बढ़ती है,
तो कंजम्पशन गुड से प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ती है। कंजम्पशन गुड से प्रोडक्शन कैपेसिटी क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि उन्हें डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया जाता है, वो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते हैं। लेकिन वही कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स दोनों ही हमें हेल्प करते हैं फॉर फर्दर प्रोडक्शन। इसलिए ये दोनों जो गुड्स होंगे वो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को रेज करते हैं, ठीक है। देन एक्सपेक्टेड लाइफ आपकी कंजम्पशन गुड्स की लिमिटेड होती है, मतलब उनका कुछ लाइफ स्पैन होता है, लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है, तब तक आपको उसे कंज्यूम करना पड़ता है, ठीक है। कैपिटल गुड्स की आपकी 1 साल से ज़्यादा की होती है लाइफ स्पैन, ठीक है, 1 साल से ज़्यादा आप उनको यूज़ कर सकते हो। देन इंटरमीडिएट गुड्स की 1 साल से कम होती है लाइफ स्पैन, ठीक है। अब ये जो चीज़ है लेस दैन 1 ईयर, ये डिपेंड करता है कि आपकी इंटरमीडिएट गुड का टाइप क्या है, ठीक है। अगर तो वो पेरिशेबल है तो लेस दैन 1 हो सकता है, अगर वो नॉन पेरिशेबल है तो वो मोर देन 1 भी हो सकता है, अगर आपकी प्रोडक्शन साइकिल लंबी है तो। अगर आपकी प्रोडक्शन साइकिल 1 साल की ही है तो ऑब्वियसली ये लेस देन 1 ही रहेगा, क्योंकि प्रोडक्शन बाउंड्री तो ये क्रॉस ही नहीं करता। तो प्रोडक्शन अगर आपकी 1 साल की है तो इसमें ही ये एग्जॉस्ट हो जाएगा, 1 साल से ज़्यादा इसकी लाइफ नहीं होगी। पर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो प्रोडक्शन साइकिल होती है वो 1 साल से ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर वेरी भी कर सकता है, ओके। तो ये फिक्स्ड नहीं है ये चीज़। अब इसका एग्जाम्पल, कंजम्पशन गुड का एग्जाम्पल हमने क्या लिया है? मिल्क प्रोड्यूस बाय हाउस होल्ड फॉर कंजम्पशन, ठीक है। अब आपने मिल्क प्रोड्यूस किया है, उसको कंज्यूम कर लिया है, डायरेक्टली उस मिल्क को पी लिया है, तो वो मिल्क क्या हो जाएगा? आपका कंजम्पशन गुड हो जाएगा। मशीनरी परचेज फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ, ये तो मैंने आपको यहीं पे एक्सप्लेन किया था। आपने मशीनरी कुछ खरीदी है क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो वो क्या होगी? आपकी कैपिटल गुड हो जाएगी। इंटरमीडिएट गुड क्या है? मिल्क यूज्ड इन अ डेयरी टू मेक चीज़। अब आपको चीज़ चाहिए था, इसीलिए आपको मिल्क की ज़रूरत पड़ी है, तो मिल्क ने चीज़ की प्रोडक्शन में आपकी हेल्प करी है, और मिल्क इस प्रोडक्शन साइकिल के अंदर कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया है चीज़ में, इसीलिए मिल्क क्या है यहाँ पे? इंटरमीडिएट गुड है, ओके। और चीज़ क्या है यहाँ पे? फटाफट से बताओ कोई अनम्यूट करके। फाइनल गुड्स। फाइनल गुड में कौन सा गुड? कंजम्पशन गुड, करेक्ट, ठीक है, ओके। अब हम आ रहे हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जिसमें हमारा क्वेश्चन हर साल पूछा ही जा रहा है अब, ठीक है। पहले नहीं पूछा जाता था इसके ऊपर क्वेश्चन, लेकिन अभी रिसेंटली कुछ 3-4 सालों से नेशनल इनकम जो है वो फेवरेट टॉपिक बन गया है। नेट के जो टीचर्स हैं या जो भी नेट का पेपर बना रहे हैं, उनका फेवरेट टॉपिक बन चुका है ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ठीक है। तो इस पर अब क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको अब हम अच्छे से स्टडी कर लेते हैं कि ग्रॉस से नेट में कैसे जाते हैं, नेट से ग्रॉस में क्यों जाते हैं। अब यूजुअली क्या होता है कि आप ग्रॉस से नेट में कैसे जाओगे ये तो पता है, ठीक है। ग्रॉस से नेट में कैसे जाओगे आपको पता है, ठीक है, माइनस डेप्रिसिएशन करके। लेकिन अब ये माइनस डेप्रिसिएशन कर क्यों रहे हैं, इसका रीज़न नहीं हमको पता होता, तो इसका रीज़न अब हमको जानना है कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, इस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं हम, ठीक है, ओके। तो एक आपकी होती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और एक आपकी होती है नेट इन्वेस्टमेंट। अब जहाँ पे भी वर्ड ग्रॉस या नेट आ जाता है ना, इसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है स्टूडेंट्स को कि इसका क्या मतलब है। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, इन टोटलिटी, और नेट का मतलब क्या होता है कि इसमें से कुछ ना कुछ माइनस हो रखा है, इसमें कुछ ना कुछ डिडक्ट हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसी फिगर है जिसमें से टोटल की वैल्यू में से कुछ ना कुछ डिडक्ट ज़रूर हुआ होगा, ठीक है। और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे भी आपका ग्रॉस वर्ड यूज़ हुआ है, यानी कि ये वो टोटल चीज़ है, इसमें से कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। कोई भी वैल्यू इसके अंदर से डिडक्ट नहीं हुई है, वो इसके अंदर एडेड है, ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है एडिशन टू कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, एडिशन टू कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। अब कैपिटल स्टॉक का मतलब क्या है भाई? कैपिटल स्टॉक आपका डिफरेंट टाइप का हो सकता है, आपका गवर्नमेंट का भी कैपिटल स्टॉक हो सकता है, आपका प्राइवेट सेक्टर का भी कैपिटल स्टॉक हो सकता है, हाउस होल्ड्स का भी कैपिटल स्टॉक हो सकता है। अब हाउस होल्ड्स का कैपिटल स्टॉक क्या होता है, इन चीज़ों को भी अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। बट रफली अगर हम समझना चाहें तो हाउस होल्ड्स का कैपिटल स्टॉक क्या होता है? उनके रेजिडेंशियल एरिया, उनका घर, ठीक है, एक सेकेंड, उनका रेजिडेंशियल एरिया, उनका घर। देन फर्म्स का क्या होता है या प्राइवेट सेक्टर का क्या होता है? उनकी इन्वेंट्री, ठीक है, उनका स्टॉक प्लस उनकी कैपिटल गुड्स, मशीनरी वगैरह, ठीक है, उनकी फिक्स कैपिटल, ओके। देन आपकी आती है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का क्या होता है? इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट का होता है आपका पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर,
ठीक है। तो अलग अलग सेक्टर्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। और इस टोटल इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहते हैं, एडिशन टू कैपिटल स्टॉक। जितना भी आप इकोनॉमी के अंदर हाउस होल्ड्स रेजिडेंशियल एरिया कंस्ट्रक्ट करेंगे, जितनी भी फर्म्स इन्वेंट्री बिल्ड करेगी या फिर अपनी फिक्स कैपिटल बढ़ाएगी, गवर्नमेंट जितना भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे कि कैपिटल स्टॉक में एडिशन हो रहा है, कैपिटल स्टॉक हमारा बढ़ रहा है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। अब जब भी आपकी इकोनॉमी में कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा, उस कैपिटल स्टॉक की कुछ ना कुछ वैल्यू जो है वो साल दर साल कम होती चली जाएगी। अब वो कैसे कम हो सकती है, उसके 3 रीजंस होते हैं। एक तो होता है आपका नॉर्मल वियर एंड टियर, ठीक है। आपने जो भी कैपिटल स्टॉक बनाया है, हो सकता है उसमें थोड़ी टूट फूट होती रहे, उस टूट फूट की वजह से उसमें कमी आ सकती है, या फिर पैसेज ऑफ टाइम के हिसाब से। पैसेज ऑफ टाइम का मतलब क्या है कि आपका जो टाइम है वो निकलता चला जा रहा है और टाइम के बढ़ने के साथ साथ उसकी जो वैल्यू है वो फॉल करती चली जा रही है। लास्ट होता है आपका ऑब्सोलेसेंस, ठीक है। ऑब्सोलेसेंस की स्पेलिंग हो सकता है यहाँ पे गलत हो, ठीक है। तो ऑब्सोलेसेंस क्या होता है, ऑब्सोलीट हो जाना, टेक्नोलॉजी जब आपकी पुरानी हो जाए। तो इस कैपिटल स्टॉक की जब टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाएगी तो उसकी भी वैल्यू डाउन होगी। अब जैसे पहले क्या था, पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी आते थे, जब कलर टीवी आए तो ब्लैक एंड वाइट टीवी की वैल्यू कम हो गई, फिर कलर टीवी के अंदर भी आपके क्या आने लग गई, LCD आने लग गई। जब LCD आई तो नॉर्मल टीवी की आपकी ऑब्सोलीट हो गई टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके अंदर आपकी वैल्यू में कमी आई। देन उसके बाद LEDs आने स्टार्ट हो गए तो LCD की वैल्यू के अंदर कमी आनी शुरू हो गई। सो ये क्या है, ऑब्सोलेसेंस है, ये ऑब्सोलीट हो गई है, टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, ये जो कैपिटल स्टॉक है इसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ कमी आ रही है। इसकी वैल्यू में जो भी कमी आ रही है इन तीनों की रीजंस की वजह से, उसे हम क्या कहते हैं, डेप्रीसिएशन कहते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू कम होने को हम क्या कहते हैं, डेप्रीसिएशन कहते हैं। तो टाइम के साथ साथ क्या होगा, ये जो भी आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये जो भी आप एडिशन टू कैपिटल स्टॉक कर रहे हो, इसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, ठीक है। और वो जो वैल्यू कम होगी उसको अगर हम माइनस कर देंगे इस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से, तो आपको क्या मिलेगा, नेट इन्वेस्टमेंट मिलेगा। तो नेट इन्वेस्टमेंट क्या है, सिंपली जो भी आपने एक साल के अंदर एडिशन किया है कैपिटल स्टॉक में, माइनस जो आपका पुराना कैपिटल स्टॉक था उसके ऊपर जितनी भी डेप्रीसिएशन हुई है, ठीक है। तो ये डेप्रीसिएशन किस पर है, आपके पुराने स्टॉक के ऊपर हो रही है। अभी तो आपने अगर नई एडिशन करी है तो नए के ऊपर तो एकदम से ही डेप्रीसिएशन नहीं हो जाएगा, नए की तो एकदम से वैल्यू फॉल नहीं करेगी। जो पुराना स्टॉक होगा उसी के ऊपर, उसी की वैल्यू जो है वो धीरे धीरे फॉल कर रही होगी। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, जो आपने कैपिटल स्टॉक में एडिशन किया है एक साल में, माइनस जो भी आपके पुराने कैपिटल स्टॉक के ऊपर डेप्रिसिएशन हुआ है, तो आपको क्या मिलेगा, नेट इन्वेस्टमेंट मिलेगा। इसी के साथ आपको आपका फर्स्ट फॉर्मूला मिलता है, क्या मिलता है कि अगर आपको ग्रॉस से नेट में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपको नेट से ग्रॉस में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, अब ग्रॉस के अंदर आपकी डेप्रिसिएशन ऑलरेडी एडेड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेट से ग्रॉस में जाने के लिए डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा। सो दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पे स्टडी किया है। ग्रॉस से नेट में कैसे जाएंगे, माइनस डेप्रिसिएशन करके, नेट से ग्रॉस में कैसे जाएंगे, प्लस डेप्रिसिएशन करके, ठीक है। चलो यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी भी हुई है। अब हम आ जाते हैं मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में, MP से FC में कैसे जाते हैं, ठीक है। अब इसमें भी काफ़ी दिक्कत होती है, तो ये भी अभी क्लियर कर लेंगे। अब ग्रॉस से नेट वाला तो थोड़ा आसान होता है, वो तो समझ में आ जाता है, लेकिन जब आप MP से FC में जाते हो या FC से MP में जाते हो ना, उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है बच्चों को। वो क्या दिक्कत होती है, दिस इज़ योर फैक्टर कॉस्ट एंड दिस इज़ योर मार्केट प्राइस। ठीक है। अब मार्केट प्राइस क्या है, सिंपली और MRP, जिस भी प्राइस के ऊपर एक प्रोडक्ट मार्केट के अंदर सेल आउट हो रहा है, ठीक है, जितना भी प्राइस के ऊपर मार्केट में प्रोडक्ट बिक रहा है, दैट इज़ योर मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट क्या है, फैक्टर कॉस्ट है आपकी सिंपली जो भी कॉस्ट आपने अपने इनपुट्स पे लगाई है, ठीक है। अपने इनपुट्स पे जितनी भी आपने कॉस्ट लगाई है, दिस इज़ योर कॉस्ट ऑन इनपुट्स। इनपुट्स पे आपने जितनी भी कॉस्ट लगाई है उसे आप क्या कहते हैं, आपकी फैक्टर कॉस्ट है वो, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर पेमेंट, फैक्टर इनकम, ये आपके जो टर्म्स हैं ये आपकी इंटरचेंजेबली यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। बस
पर्सपेक्टिव की बात है। अगर मैं अर्नर हूँ, ठीक है, तो मेरे लिए वो फैक्टर इनकम है। अगर मैं पे कर रही हूँ तो मेरे लिए वो फैक्टर पेमेंट है। अगर मैं एक प्रोड्यूसर हूँ तो मेरे लिए वो फैक्टर कॉस्ट है, ठीक है। तो इंटरचेंजेबली आप इनको यूज़ कर सकते हो, बस पर्सपेक्टिव का फ़र्क होता है यहाँ पर। ओके, तो फैक्टर कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ इनपुट्स है। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, एमआरपी क्या होती है? इट इज़ इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस। यही आपने पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। जब भी आप लेबल पढ़ते हो तो क्या होता है? एमआरपी इज़ इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस, यानी कि इस वैल्यू के अंदर टैक्सेस जो है वो इंक्लूडेड हैं। ओके, तो इंक्लूडेड का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या करोगे? ऐड करोगे, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस को आप ऐड करोगे। जब आप प्रोडक्शन करते हो तो जब आप प्रोडक्शन करोगे तो उस पर आपको कुछ ना कुछ गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है? सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। सब्सिडी का मतलब क्या होता है कि जी अगर आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो हम आपको इनपुट्स के ऊपर कुछ छूट दे देते हैं, इनपुट के प्राइस के ऊपर कुछ छूट दे देते हैं। तो वो किसका फ़ायदा हो जाता है? वो प्रोड्यूसर का फ़ायदा हो जाता है। तो आप क्या करोगे? वो जो फ़ायदा आपको मिला है वो फैक्टर कॉस्ट के अंदर इंक्लूडेड होगा। आपकी फैक्टर कॉस्ट में वो चीज़ इंक्लूडेड होगी जो भी फ़ायदा आपको मिला है गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो फ़ायदा आपको किस तक नहीं पहुंचाना है? आपको वो कंज्यूमर तक नहीं पहुंचाना है। इसीलिए आप सब्सिडी को क्या करोगे? माइनस करोगे, ठीक है। क्या बोला मैंने? जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो मार्केट प्राइस के अंदर इंक्लूडेड होते हैं, एमआरपी के अंदर इंक्लूसिव होते हैं सारे टैक्सेस, इसीलिए हमने फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड किया है। सब्सिडी जो है वो प्रोड्यूसर को मिली है और उस बेनिफिट को वो पास ऑन नहीं करेगा कंज्यूमर को, इसीलिए हमें सब्सिडी को माइनस करना पड़ता है। तो हमने क्या किया है? इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस और सब्सिडीज़ को माइनस। तो ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज़ है इनके हम डिफरेंस को क्या कहते हैं? हम कहते हैं इसे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस विच इज़ ऑल्सो नोन एज NIT, ठीक है। हम पॉपुलरली इसको NIT की तरह ट्रीट करते हैं। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि मुझे फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस पे जाना है तो मुझे NIT को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड किया है और सब्सिडीज़ को माइनस किया है, और मैं इस चीज़ को क्या कह रही हूँ कि ये NIT है, तो मैंने प्लस किया होगा NIT, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट में तो आपके टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं होते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मार्केट प्राइस में से टैक्सेस को निकालना पड़ेगा, तो आपको माइनस करने पड़ेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने पड़ेंगे, प्लस फैक्टर कॉस्ट में आपकी सब्सिडी की वैल्यू इंक्लूडेड है क्योंकि ये फ़ायदा प्रोड्यूसर को मिला है, इसीलिए आपको सब्सिडी को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, और इसी इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी को हमने क्या कहा है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस या फिर NIT। तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर मुझे MP से FC में जाना है तो मुझे NIT को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है समझने का कि आपको FC से MP में जाना है तो आप क्या करोगे? NIT को प्लस करोगे या माइनस करोगे? इसका एक और तरीका भी है, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। जिसको जौन सा तरीका इजी लगे वो उस तरीके से कर ले, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, FC से MP में जाना है मुझे, ठीक है। ओके, सो FC से MP में जाने के लिए मेरे को पता है कि दो टर्म्स का मुझे यूज़ करना पड़ेगा, एक है इनडायरेक्ट टैक्सेस और एक है सब्सिडी, ठीक है। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें पता है किसको पे करने पड़ते हैं? ये पे करने पड़ते हैं कंज्यूमर को, ठीक है। सब्सिडी किसको मिलती है? ये मिलती है प्रोड्यूसर को, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट किसकी होती है? प्रोड्यूसर की होती है। MRP किसको पे करना पड़ता है या मार्केट प्राइस किसको पे करना पड़ता है? कंज्यूमर को पे करना पड़ता है, ठीक है। तो मार्केट प्राइस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन सा है? इनडायरेक्ट टैक्सेस। फैक्टर कॉस्ट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन सा है? सब्सिडी, ठीक है। तो जिसके लिए भी जौन सा आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको आपको ऐड करना पड़ेगा, सिंपल, ठीक है। तो आपने क्या करना है? मार्केट प्राइस में जाते हुए इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करना है और सब्सिडी को माइनस करना है।
वहीं अगर आप मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आ रहे हो तो फैक्टर कॉस्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सब्सिडी इंपॉर्टेंट है, तो आपको सब्सिडी को ऐड करना है और इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना है, ठीक है। इसी से हमारी टर्म निकलेगी प्लस NIT और यहीं से हमारी टर्म निकलेगी माइनस NIT। तो आप दोनों तरीके से देख सकते हो, इस तरीके से भी समझ सकते हो, दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो, जो आपको ईजी लगे, ओके। अगर आपको कंसेप्चुअली पहले से ही पता था तो वो और भी ज़्यादा अच्छी बात है, वो तीसरा तरीका हो गया आपका लर्न करने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे हमने देखा MP से FC में जाने के लिए आपको माइनस NIT करना पड़ेगा और FC से MP में जाने के लिए आपको प्लस NIT करना पड़ेगा। अब ये थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, ये मैं समझना कि मैम ने गलत पढ़ा दिया, मैंने आपको यहाँ से पढ़ाया था FC और MP करके पढ़ाया था, यहाँ पे MP और FC लिखा हुआ है, तो उसका डिफरेंस है बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। चलो नेक्स्ट है अब हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ओके। अब इसको भी हम अच्छे से समझ लेते हैं, जिसे हम NFIA कहते हैं। मैंने कहा था ना आपको कि NFIA में अभी आपको थोड़ी देर के अंदर एक्सप्लेन करूँगी क्या होता है NFIA, तो NFIA अब हम स्टडी कर लेते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मैम इसको हम फार्मूले से हमेशा से स्टडी करते हैं, मैं आपको थोड़े अलग तरीके से समझाती हूँ, ठीक है। मैं फार्मूले से नहीं समझाती, मैं थोड़ा कॉन्सेप्चुअली लेके चलती हूँ आपको थोड़ी, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट को तोड़ना पड़ता है, ठीक है। अब अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझना है ना, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि चीज़ों को तोड़ो, चीज़ों को तोड़ना सीखो, जितना जल्दी तोड़ना सीखोगे ना कॉन्सेप्ट को, उतना जल्दी वो कॉन्सेप्ट समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी हमें मेन अपने यूनिवर्सिटी का एग्जाम क्रैक नहीं करना है जिसके अंदर हमें इन डिटेल सब कुछ लिखना पड़े, हमें क्या करना है, MCQ क्रैक करना है। MCQ क्रैक करने के लिए आप अपने तरीके लगा सकते हो, अब वो ज़रूरी नहीं है कि वो कंसेप्चुअली सही ही हो, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से भी तरीके बना सकते हो चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, ओके। तो अगर मेरा तरीका नहीं समझ में आता है, आपका कोई नया सा तरीका है, तो आप उस तरीके से सॉल्व करो चीज़ों को, ओके। मैं इस टॉपिक के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं हर चीज़ के लिए आपको कह रही हूँ, पेपर में इकोनॉमिक्स के लिए मेरा ये पर्सपेक्टिव है, ठीक है, ओके। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो यहाँ पे वर्ड क्या है, नेट। नेट का अभी मैंने आपको समझाया, नेट तभी लगाया जाएगा आपका जब कुछ ना कुछ वैल्यू डिडक्ट हो रखी हो, ठीक है। तो डिडक्ट के लिए आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि हमारे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और एक होता है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम के दो पार्ट्स हैं, एक है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दूसरा है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब तोड़ना है, फैक्टर इनकम क्या है जी, फैक्टर इनकम होती है, अभी हमने पढ़ा था फैक्टर इनकम, फैक्टर पेमेंट, फैक्टर कॉस्ट, एक ही बात है। यानी कि वो सारी की सारी आपकी इनकम जो आपको मिल रही है प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। क्या एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपकी, मतलब क्या इनकम्स होती हैं, रेंट होता है, वेजेस होता है, देन आपका प्रॉफिट होता है और इंटरेस्ट होता है, ठीक है, ओके। तो अगर आपको अब्रॉड से ये फैक्टर इनकम अर्न हो रही है, अब्रॉड से, ठीक है, आपको इंडिया के बाहर से अगर कोई फैक्टर इनकम अर्न हो रही है, कोई रेंट मिल रहा है, वेजेस मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। दूसरी टर्म है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो सारी फैक्टर इनकम जो आप पे कर रहे हो अब्रॉड को, ठीक है, जो आपकी कंट्री से पेमेंट हो रही है बाहर की कंट्रीज़ में फैक्टर इनकम की, उसे आप क्या कहते हैं, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो सबसे पहले हमने क्या समझा कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, तो नेट वर्ड है तो कुछ ना कुछ वैल्यू डिडक्ट हो रही होगी। तो डिडक्ट होने के लिए आपके पास कई दो वैल्यूज़ तो होनी चाहिए, तभी तो आप डिडक्ट करोगे, कम से कम कह रही हूँ मैं, कम से कम दो वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो दो वैल्यूज़ वो क्या है, एक है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दूसरा है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम क्या होती है, फैक्टर इनकम वो इनकम है जिसके बदले में हम कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रहे हैं। तो प्रोडक्टिव एक्टिविटी कौन सी कर रहे होंगे हम, या तो हमने लैंड प्रोवाइड की होगी, या हमने लेबर दिया होगा, या हमने एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ करी होंगी, या फिर हमने कैपिटल प्रोवाइड की होगी। तो उसके लिए हमें इनकम अर्न हुई है रेंट, वेजेस, प्रॉफिट या इंटरेस्ट। तो अगर आपको वो इंडिया के बाहर से अर्न हो रही है तो उसे आप कहेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या है, वही फैक्टर इनकम यानी कि रेंट, वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट अगर आप किसी बाहर की कंट्री में पे कर रहे हो एज एन इंडियन, तो वो क्या है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, ठीक है। चलो
अब हमारे पास एक तो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू डिडक्ट होगी, तो डिडक्ट क्या होगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है NFIA इज इक्वल्स टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फीफा माइनस फीटा। ठीक है, मैं एक सेकेंड पानी पी लूँ, मेरा गला सूख गया है। ओके, सो NFIA क्या है हमारा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ओके, अब इसकी ट्रिक में मतलब ये कॉन्सेप्ट हमने क्यों पढ़ा है, ये कॉन्सेप्ट पढ़ने का क्या हमारा रीज़न था, तो उसका रीज़न ये था कि अगर मुझे कोई भी वैल्यू दी गई हो डोमेस्टिकली तो उसे मैं नेशनली कैसे कैलकुलेट करूं, या कोई वैल्यू अगर मुझे नेशनली गिवन हो तो मैं उसे डोमेस्टिकली कैसे कैलकुलेट करूं, या दूसरी भाषा में अगर मुझे डोमेस्टिक इनकम दी है तो मैं नेशनल इनकम में कैसे जाऊं, अगर मुझे नेशनल इनकम दी है तो मैं डोमेस्टिक इनकम में कैसे आऊं। ठीक है, तो वो कैलकुलेशन के लिए आपको इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो अब मैं आपको इसको बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाती हूँ। एक है हमारी डोमेस्टिक इनकम, एक है हमारी नेशनल इनकम। तो वही कॉन्सेप्ट वापस आएगा, डोमेस्टिक इनकम ऐसी इनकम होती है जो डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न की गई हो। ठीक है, तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न हो रही है, डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न हो रही है, चाहे उसको रेजिडेंट अर्न करे चाहे नॉन रेजिडेंट अर्न करे। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न होगी चाहे रेजिडेंट अर्न करे, डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न होगी चाहे नॉन रेजिडेंट अर्न करे। चलो, नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम आपके रेजिडेंट ने अर्न करी है। ठीक है, रेजिडेंट ने अर्न करी है, चाहे डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न हो या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर अर्न हो। ठीक है, आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में ना अर्न हो या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न हो, पर अर्न किसने की होनी चाहिए, रेजिडेंट ने की होनी चाहिए। ठीक है, चलो ओके, अब ऐसी इनकम जो डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न हुई है लेकिन वो नॉन रेजिडेंट ने अर्न करी है, यानी कि ऐसी पे मतलब ये ऐसी इनकम है जो एज एन इंडियन आप पे कर रहे हो, किसको, आउटसाइडर को, तो क्या ये है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, क्या ये फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, जो इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न हो रही है लेकिन वो नॉन रेजिडेंट अर्न कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि वो आपकी इनकम तो है नहीं ना, वो किसी और की इनकम है, वो किसी और कंट्री के शख्स की इनकम है, तो वो इनकम आपको बाहर पे करनी पड़ेगी ना, किसी और कंट्री में पे करनी पड़ेगी। सो दिस इज सिंपली फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ओके, अब ये वाली टर्म आप देखो कि वो रेजिडेंट है लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न नहीं हो रहा है। ठीक है, रेजिडेंट है लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी में वो चीज़ अर्न नहीं हो रही है, तो यानी कि ये वो इनकम है जो अब्रॉड से अर्न की जा रही है, हमारे इंडियन ने ही अर्न करी है लेकिन वो डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर किसी और कंट्री से अर्न हो रही है, तो इसे क्या मैं कह सकती हूँ, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है ये। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो सेम है, डोमेस्टिक इनकम में डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न हो रही है, रेजिडेंट ने अर्न करी है, नेशनल इनकम में डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न हो रही है, रेजिडेंट ने अर्न करी है, ये टर्म तो सेम है, सिर्फ यही दोनों टर्म्स जो हैं वो डिफरेंट है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि अगर मुझे डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में जाना है तो मुझे माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली चीज़ नेशनल इनकम में नहीं है, तो मैंने फैक्टर इनकम टू अब्रॉड यहाँ से माइनस किया और नेशनल इनकम में ये चीज़ एक्स्ट्रा है, तो क्या मुझे ये चीज़ ऐड ऑन करनी पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दिया। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो दिस विल बी सॉरी माइनस कॉमन ले लिया, हाँ ठीक है, FITA मिनट नहीं सही तो है ये वाला, एक सेकेंड रुको, ये वाला तो ठीक है, इसको बस थोड़ा सा रीअरेंज करना है। So this will be FIFA minus FITA. This is factor income from abroad minus factor income to abroad. तो मैं कह सकती हूँ कि अगर मुझे डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो मुझे प्लस NFIA करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये NFIA की वैल्यू होती है। अगर मुझे डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में जाना है तो मुझे NFIA को ऐड करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मुझे नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम में जाना है तो मुझे इस वाली वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा, विच इज़ व्हाट, विच इज़
फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और इस वाली वैल्यू को मुझे ऐड करना पड़ेगा विच इज़ सिंपली फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो अब यहाँ से मैं अगर माइनस कॉमन ले लूँगी, दिस विल बी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड विच इज़ नथिंग बट माइनस NFIA। तो क्या मैं कह सकती हूँ, अगर मुझे नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम में जाना है तो मुझे NFIA को माइनस करना पड़ेगा। तो यहीं से हमारा थर्ड और लास्ट फार्मूला जो है वो यूज़ होता है। लास्ट फार्मूला यानी कि नेशनल इनकम का लास्ट नहीं, बट कन्वर्जन्स के लिए जो हमें लास्ट फार्मूला चाहिए, ठीक है। तो कन्वर्जन के लिए जो हमें लास्ट फार्मूला चाहिए वो क्या है, अगर आपको नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है, नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो आपको NFIA माइनस करना पड़ेगा। अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो आपको NFIA ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये तो हो गया कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अब पेपर के लिए तो आपको इतना सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर में आप क्या याद रखोगे कि भाई नेशनल ये क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो इसको आप कंसीडर करो कि भाई बाहर से पैसा आ रहा है। तो डोमेस्टिक इनकम में वो इनकम कभी भी इंक्लूड नहीं होगी जो बाहर से अर्न हो रही हो, ठीक है, जो बाहर अर्न हो रही हो। तो आपने क्या करना है, फॉरेन इनकम को माइनस करना है, तो आप डोमेस्टिक इनकम पे आ जाओगे। अगर आपको नेशनली जाके नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो आपको फॉरेन की इनकम भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो सिंपली डोमेस्टिक इनकम में आप फॉरेन की इनकम ऐड करो, आपको नेशनल इनकम मिल जाएगी, ठीक है। नेशनल में से फॉरेन की इनकम माइनस करो, डोमेस्टिक मिल जाएगी। डोमेस्टिक में से फॉरेन की इनकम ऐड करो, नेशनल मिल जाएगी। तो ये दूसरा तरीका है, सिंपल तरीका लर्न करने का। आई होप दिस इज़ क्लियर। इसी के साथ हमारा ये वाला कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कन्वर्जन्स के ऊपर, जिसमें हमारा बेसिक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सबसे पहली कन्वर्जन और सबसे इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन हमारी क्या है कि डोमेस्टिक इनकम से हम नेशनल इनकम में कैसे जाएं, ठीक है। तो डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, NDP at FC, और इससे मुझे किस में जाना है, नेशनल इनकम में NNP at FC पे, ठीक है। NDP at FC से मुझे NNP at FC में जाना है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे दिस इज़ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, दिस इज़ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ पे नेट और नेट सेम है, प्रोडक्ट तो हमेशा सेम ही रहेगा, देन फैक्टर कॉस्ट भी सेम है। सो द ओनली डिफरेंस इज़ कि यहाँ पे डोमेस्टिक इनकम है और यहाँ पे नेशनल है, यहाँ पे डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे नेशनल कॉन्सेप्ट है। सो द ओनली चेंज आपको क्या करना है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है। तो अगर आपको NDP at FC दिया गया होगा तो आप NNP at FC में कैसे जाएंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके, ठीक है। नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए माइनस NFIA करेंगे। सो सिंपल, NDP at FC माइनस NFIA विल बी इक्वल्स टू NNP at FC। सिमिलरली अगर आपको नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम में आना है सो NNP at FC, तो कन्वर्ट करना है आपको NDP at FC में। तो सेम है, आपका डोमेस्टिक और नेशनल का ही फ़र्क है। तो नेशनल से आप डोमेस्टिक में जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस NFIA करेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। इसी तरीके से कुछ और भी आपकी कन्वर्जन्स जो हैं वो पेपर के अंदर आ जाती हैं। सबसे पहली कन्वर्जन हम देखते हैं, GDP at MP को कन्वर्ट करना है मुझे किस में, NNP at FC में, ठीक है। इसको फटाफट से करो और मुझे बताओ कोई बच्चा अनम्यूट करके कि कैसे कैसे होगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। कोई भी अनम्यूट करके फटाफट बताओ मुझे। बताओ, सिंपल है बेटा। ग्रॉस से पहले नेट में, डेप्रिसिएशन। हाँ, ग्रॉस से नेट में जाएंगे तो माइनस डेप्रिसिएशन, देन डोमेस्टिक से नेशनल में जाएंगे तो माइनस NFI, माइनस और प्लस प्लस NFI है बेटा। डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो डोमेस्टिक में तो आपकी बाहर की फॉरेन इनकम इंक्लूडेड नहीं है, तो इंक्लूड कर दो तो नेशनल मिल जाएगा, ठीक है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो क्या करेंगे, माइनस NIT करेंगे, ठीक है, विच इज़ माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्योंकि मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं तो हम एक्सक्लूड कर देंगे। सब्सिडीज़ हमारी एक्सक्लूडेड होती हैं तो उसे हम इंक्लूड कर देंगे। या फिर सिंपल, मार्केट प्राइस के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
तो हम फैक्टर कॉस्ट के लिए हमारी सब्सिडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सब्सिडी ऐड करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे, ठीक है। और जो बाकी के बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, बार बार 2 ही बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, अंशिका और विनीता, तो मैं पिन पॉइंट करके पूछ लूँगी, तो क्लास में अटेंटिव रहो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब मुझे कन्वर्जन करके बताना आप लोग, GDP एट FC को कन्वर्ट करना है NNP एट MP में। हर्षिता बताएगी मुझे, बताओ फटाफट। हर्षिता, आर यू इन द क्लास? यस मैम। आता नहीं है? मैम थोड़ा टाइम लग रहा है सोचने में। कोई बात नहीं, सोचो फिर बताओ मुझे। ओके ओके। नोटबुक पे लिख लो चाहे, फिर उसके बाद बता दो। जी। मैम इसमें एक साइड NNP MP इज इक्वल टू GDP FC ऐसा भी करके कर सकते हैं ना, एरो की जगह? हाँ, तो कर ज़्यादा सकते easy होगा। अगर NNP MP को आप GDP FC में कन्वर्ट करने के लिए कह रहे हो, तो सारे के सारे जो भी हाँ। चेंजेस होंगे उल्टे हो जाएंगे। हाँ मैम वही कह रही हूँ, मतलब हाँ। एक लेफ्ट साइड राइट साइड ऐसा एक पर्टिकुलर करके इसको चेंज कर सकते हाँ, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, पर पेपर में ध्यान देना पड़ेगा ना। पेपर में अगर यही दिया हुआ है तो आपको फिर उसी हिसाब से चेंजेस करने पड़ेंगे। आपको जो दिया हुआ है उसको ही आपको इस साइड रखना पड़ेगा, जो भी पेपर में दिया हुआ हैं। है। लेफ्ट साइड रखना पड़ेगा है ना मैम? हाँ, बिल्कुल। GDP बिल्कुल। FC को। अगर आप उल्टी साइड रख दोगे तो फिर आंसर ही उल्टा आ जाएगा पूरा, फिर 1 नंबर मतलब 2 नंबर गए हमारे। Yes. हाँ। अब इस साल भी इसका क्वेश्चन आया है, मतलब सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं इसको वन ऑफ द मोस्ट ईजी क्वेश्चंस में मानती हूँ, ठीक है। क्योंकि आपको सिर्फ 3 फार्मूले याद रखने हैं, सब कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ग्रॉस से नेट में कैसे जाऊँ, माइनस करो डेप्रिसिएशन, ठीक है। दूसरा भी याद मत रखो, एक ही डायरेक्शन याद रखो, ऑटोमेटिकली दूसरी डायरेक्शन पता चलेगी। ग्रॉस से नेट में माइनस करते हैं तो नेट से ग्रॉस में प्लस करेंगे जी। चलो देन FC से MP में जाना है जी। FC से MP में जाने के लिए मुझे NIT ऐड करना पड़ता है, दूसरा याद ही मत रखो, ऑटोमेटिकली वो माइनस होगा, ठीक है। अब डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, प्लस NFIA करना पड़ता है, दूसरा ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा, उसको लर्न कर। सिर्फ ये 3 फॉर्मूलेज आप याद रखो, ठीक है। अच्छा, अब अगर और इजी तरीके से याद रखना है ना, तो इस डायरेक्शन में इसको याद रख लो, फिर और आसान हो जाएगा। नेट से ग्रॉस याद रख लो, ठीक है, इस तरीके से याद रख लो, क्योंकि मैं यहाँ पे इसीलिए ही बैठी हुई हूँ कि अगर एक तरीके से समझना है तो दूसरा तरीका बना दूँ, दूसरे के नहीं समझना है तीसरा बना दूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही बोला था कि मैं एज एन ऑथोरिटेटिव पर्सनैलिटी नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ हमारा पेपर क्लियर हो जाए, किसी भी तरीके से हो फिर वो चाहे, ठीक है। साम दाम दंड भेद सब लगाएंगे और लेकिन पेपर क्रैक करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, नेट से ग्रॉस में जाना है, प्लस डेप्रिसिएशन, तो ध्यान रखो तीनों ही प्लस होंगे, बस ये वैल्यू याद रखना कि मुझे लेफ्ट में क्या रखना था। नेट से ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन, FC से MP प्लस NIT, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस NFIA, ठीक है। तो ये इस तरीके से याद रख लो तो भी क्लियर हो जाएगा आपको। चलो, तो डोमेस्टिक से ग्रॉस से आपको किस में जाना है, नेट में जाना है। मैं भूली नहीं हूँ हर्षिता, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछूंगी, लेकिन अभी का मैं बता रही हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ओके। तो ग्रॉस से नेट में आपको जाना है, तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। देन डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस NFIA करना पड़ेगा, ठीक है। देन FC से MP में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, FC से MP के लिए प्लस NIT करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है ये? आप हर्षिता बच्चे क्लियर है आपको? यस मैम क्लियर है। ठीक है, अभी नेक्स्ट मैं लिख रही हूँ, वो आप मुझे फटाफट से बताना, ठीक है। अब ये मत सोचना कि मैम ने तो मुझे पकड़ लिया, अब अगर मैं पकड़ूंगी नहीं तो फिर आपका क्लियर भी नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ओके। नेक्स्ट है आपका NDP एट MP, इसको आपको कन्वर्ट करना है GNP एट FC में। चलो, ये मैंने शायद पहले भी पूछा था पर उल्टा करके लिख दिया। टेक योर टाइम, लेकिन गलत नहीं करना है बस। ये एक स्ट्रैटेजी मैं आपको बार बार बोलूँगी, बार बार जब तक आप मेरे साथ पढ़ोगे तब तक मैं बार बार आपको ये चीज़ बोलूँगी कि जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करने के लिए बैठो, चाहे वो मॉक टेस्ट हो या आपका फाइनल पेपर हो, 1 घंटे से ज़्यादा पेपर 1 में मत लगाना, ठीक है। 1 घंटा जैसे ही आपका पार हो जाए, कोशिश करो इतनी प्रैक्टिस करके जाओ पेपर में कि 50 से 55 मिनट के अंदर आपका कवर हो जाए, ओके। लेकिन अगर वो नहीं कवर हो पा रहा है, 1 घंटा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटा आप लगा सकते हो, लेकिन 1 घंटा मैक्सिमम लगाना उस पर। 1 घंटा जैसे ही पार हो जाए ना,
छोड़ देना पेपर 1, ठीक है। पेपर 1 पे बाद में आना, अपने पेपर 2 के ऊपर फोकस करना, क्योंकि पेपर 2 टाइम मांगता है। पेपर 2 में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तो उस पर 2 घंटे आप देना ही देना, ठीक है। और 3 घंटे जब तक पूरे ना हो जाए पेपर मत छोड़ना। अगर लग रहा हो कि भाई मेरा तो हो गया पेपर, होता है ऐसा, जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है ना तो 3 घंटे से पहले ही पेपर हो जाता है, पर पेपर छोड़ के मत आना। वहाँ पर उस क्वेश्चंस को देखते रहना, जो भी क्वेश्चंस में आपको डाउट हो रहा हो ना उसको स्क्रॉल करते रहना कि भाई कहीं इसमें कुछ गलती तो नहीं है, कहीं इसमें कुछ गलती तो नहीं है। जिस चीज़ में आपने तुक्का लगाया हो उसकी मैं बात कर रही हूँ। जो कॉन्फिडेंटली आंसर किया उसको मत करके आना, फिर तो गलत हो जाएगा, ठीक है। जो कॉन्फिडेंटली आंसर किया हो उसको कभी विजिट मत करना, जो कॉन्फिडेंटली आंसर ना किया हो उसको बार बार रिविजिट करना, ठीक है। फिर भी इसके बाद एक और एडवाइस दे दूँ, जो पहली आवाज़ कहेगी ना दिल की, उसी को ही आंसर करके आना, ठीक है। जो क्वेश्चन में डाउट हो, दिल की आवाज़ जिस ऑप्शन पे जा रही हो ना कि ये आंसर होगा, उसी को ही आंसर करके आना, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसका यही फ़ायदा है आपके पास कि आप अपने दिल की आवाज़ सुन सकते हो वहाँ पे। तो पेपर में कई बार ऐसा होता है कि दिल की आवाज़ कह रही होती है ये ऑप्शन है, पर दिमाग कह रहा होता है नहीं भाई दूसरा है, तो दिमाग गलत करके आएगा वहाँ पर, ठीक है। दिल की सुनना, दिल सही जवाब देगा वहाँ पे। तो मेरा एक्सपीरियंस तो यही है, मतलब, और काफ़ी बच्चों का एक्सपीरियंस यही रहता है, जितने भी मेरे साथ जिन्होंने भी JRF NET क्रैक किया सबका एक्सपीरियंस ये, दिल की आवाज़ सही रहती है, दिमाग की आवाज़ गलत होती है, ठीक है। उस क्वेश्चन में जिसमें आपको डाउट हो, हाँ, जो आता हो उसमें मत ये चीज़ आजमाना। चलो हो गया बच्चे ये। हर्षिता यस मैम। बताओ बेटा फटाफट। नेट टू ग्रॉस में जाएंगे तो अपन प्लस डेप्रिसिएशन कर देंगे। करेक्ट। और फिर अपने डोमेस्टिक टू नेट में जा रहे हैं, फिर अपन प्लस NFIA करेंगे। डोमेस्टिक से नेशनल में जा रहे हैं जी। MP से FC में माइनस NIT कर देंगे। माइनस NIT कर देंगे, ठीक है, वेरी गुड, ओके। आई होप ये वाला क्लियर हो गया होगा। अब पेपर में क्या होता है, कई बार ना फॉर्मूला पूछा जाता है, ठीक है। कई बार इस तरीके से फॉर्मूला ही आता है कि भाई एक सेकेंड, मैं इसको ना थोड़ा स्क्रॉल कर दूँ। कई बार ना ऐसे आता है कि भाई GNP @ MP आपको गिवन है, और वो आपसे पूछ रहा है जी बताओ NDP @ FC में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए होते हैं कि प्लस डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन, ये वो, मतलब सारे ऑप्शंस गिवन होते हैं आपको, ठीक है। तो या तो ऐसे फॉर्मूला के बेसिस में आपको क्वेश्चन दिया होता है, आपको यहाँ पे वैल्यूज़ भी गिवन हो सकती हैं, तो ये भी ध्यान देना है। हो सकता है आपको दिया हो GNP @ MP दिया हुआ है जी 1000, ठीक है। आपको डेप्रिसिएशन दे रखा है यहाँ पर 50, और NIT आपको दे रखा है 100, आपको और क्या दे रखा है NFIA, ठीक है। NFIA आपको दे रखा है 50, ठीक है। अब वो आपसे पूछ रहा है भाई NDP @ FC की वैल्यू निकालो, तो आपने क्या करना है, जो ये फॉर्मूला निकल कर आएगा उसमें वैल्यू भी पुट करके देखनी है, ठीक है। अब GNP @ MP आपको दे रखा है 1000, तो GNP @ MP में जाने के लिए ऑप्शन कुछ भी दे रखा हो, आपको वही चीज़ फॉलो करनी है जो हमने क्लास में सीखी है। तो GNP @ MP से आपको किस में जाना है, NDP @ FC में जाना है, ओके। तो GNP @ MP से NDP @ FC में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए आपको माइनस NFIA करना पड़ेगा। MP से FC में जाने के लिए आपको माइनस NIT करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सारी वैल्यूज़ माइनस करनी है 1000 में से। तो 1000 माइनस 50 माइनस 50 माइनस 100, तो यहाँ पे 200 कम हो गया, 800 वैल्यू आ जाएगी आपकी किसकी, NDP @ FC की। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में। अब दूसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या आ सकता है, बाकी ये सारी प्रैक्टिस हम करेंगे, ठीक है। जब हम PYQs डिस्कस करेंगे ये सारी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, न्यूमेरिकल की सारी क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अभी एग्जांपल के लिए मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन मॉडिफाई किया जा सकता है। अब ये भी हो सकता है कि आपको यहाँ पे GNP @ MP की भी वैल्यू गिवन हो, आपको NDP @ FC की भी वैल्यू गिवन हो। यहाँ पे ये 1000 दिया हुआ है, ये आपको 800 दिया हुआ है, आपको डेप्रीसिएशन दिया हुआ है 50, आपको NIT दे रखा है, कितना लिया था हमने NIT 100, आपको वो कह रहा है जी NFIA निकालो, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, इक्वेशन की तरह पुट करना है, इक्वेशन भी नहीं बनती, मतलब सिंपल इक्वेशन आपकी बनेगी प्लस माइनस वाली, उसमें पुट करो आपका निकल कर आ जाएगा। तो GNP @ MP में क्या करना है, 1000 में से आपको माइनस करना है डेप्रिसिएशन, माइनस करना है आपको NIT, माइनस करना है आपको NFIA, और क्या निकल कर आता है आपका 800 निकल कर आता है NDP @ FC। तो कुछ नहीं करो, यहाँ पे फटाफट से सॉल्व कर लो। दिस विल बी 850 माइनस NFIA
इक्वल्स टू 800। अब ये नेगेटिव है, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो 850 माइनस 800 विच इज़ इक्वल्स टू 50। तो 50 आपका क्या आ जाएगा, NFIA आ जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिडल का कोई वर्ड आपको जो है वो पूछ ले। ये भी हो सकता है कि फाइनल वैल्यू पूछे, हो सकता है फर्स्ट वैल्यू पूछे, तो वो आपको इस तरीके से अपने कैलकुलेशन को अरेंज करना है। और ये क्वेश्चन आपको पूरे 2 मार्क्स दिलाता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं करके लानी है हमें, और इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। विल मेक श्योर कि इसमें कोई भी गलती ना हो। ओके, चलो, तो ये मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड भी किया हुआ है कि किस तरीके से आप डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में जा सकते हो, उसका पूरा फ्लो चार्ट मैंने दे दिया है आपको, ठीक है। अब ये नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। इसको तो हम नेक्स्ट क्लास में ही छेड़ेंगे। हम आ जाते हैं सीधा मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम पे, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर के अंदर आएगा, इसको मैं तसल्ली से करवाऊंगी, ठीक है। ये पेपर में आता ही आता है, इसको तसल्ली से करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। देन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम पे हम आ जाते हैं, ओके, कि नेशनल इनकम को मेजर कैसे किया जाता है। तो नेशनल इनकम को मेजर करने के आपके 3 तरीके होते हैं। पहला कौन सा तरीका है, वैल्यू एडिड, दूसरा इनकम मेथड, तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। अब पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आ रहा है ना, वो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में से भी आ रहा है। पिछले 3 साल से लगातार मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम से क्वेश्चन आ रहा है। अब वो क्वेश्चन कैलकुलेशन का नहीं आ रहा, वो क्वेश्चन आ रहा है आपका कंसेप्चुअल, मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। तो फॉर्मूला आपको अच्छे से करना है, किसी भी चीज़ का फॉर्मूला अच्छे से करोगे तो न्यूमेरिकल ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूलेज हमको अच्छे से करने हैं। ऑल्दो न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस मैं करवाऊंगी, हो सकता है न्यूमेरिकल भी आए पेपर के अंदर, लेकिन हमें अभी जो इनिशियली पढ़ना है वो फॉर्मूलाज पढ़ने हैं, ठीक है। चलो, सो अब देखो, मैं आपको एक चीज़ बता रही थी कि चीज़ों को तोड़ के पढ़ना सीखना है हमें, ठीक है। तो मैं फार्मूला को फार्मूला की तरह नहीं पढ़ाऊंगी, आपको ये नहीं कहूँगी कि जी लो ये फार्मूला है कि दिस NDP एट FC इज इक्वल टू दिस दिस दिस, या GDP एट MP इज इक्वल टू दिस दिस दिस, इसको रख लो, नहीं, मीनिंग समझाऊंगी पूरा कि क्या मतलब, उस टर्म का क्या मतलब है, उसके फर्दर कंपोनेंट्स का क्या मतलब है, और वो मिल के वो कंपोनेंट कैसे बन रहा है, ताकि आपको पेपर में फॉर्मूला अगर भूल भी जाए तो आपको याद रहे कि भाई ये चीज़ें इंक्लूड करनी थी, तो आप अपने आप ऑप्शन में से कर पाओ। ओके, चलो, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3 मेथड्स हैं। कौन कौन से, वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा इनकम मेथड, तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, वैल्यू एडेड मेथड आपका अलग अलग नाम से जाना जाता है, उसे हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं, और आउटपुट मेथड भी कहते हैं, ठीक है। इनकम मेथड के नाम से ही जाना जाता है। एक्सपेंडिचर मेथड जो है वो एक और नाम से जाना जाता है, विच इज़ आउटले मेथड, ठीक है। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, इसको मैं ऐड करके आप लोगों को सेंड कर दूँगी, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड को आप आउटले मेथड भी कहते हो। ओके, अब जब भी आप वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम निकालने की कोशिश करोगे तो आपको नेशनल इनकम डायरेक्टली नहीं मिलेगी, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा GDP एट MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जब भी आप वैल्यू एडेड से निकालोगे नेशनल इनकम, आपको यही वैल्यू मिलेगी। फिर आपको क्या करना है, इस GDP एट MP को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है, जो अभी हमने तरीका सीखा उससे, ठीक है। तो GDP एट MP को आप कैसे कन्वर्ट करोगे, NNP एट FC में माइनस करोगे आप डेप्रिसिएशन, देन डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस करोगे NFIA, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए आप क्या करोगे, माइनस NIT, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ों को आपकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू रीच एट नेशनल इनकम विच इज़ NNP एट FC, ठीक है। अब अगर आप इनकम मेथड से कैलकुलेट करोगे नेशनल इनकम, तो भी आपको नेशनल इनकम नहीं मिलेगी, आपको क्या मिलेगा, NDP एट FC विच इज़ द फार्मूला ऑफ, इकोनॉमिक फार्मूला ऑफ व्हाट, बताओ कोई अनम्यूट करके, किसका फार्मूला NDP एट FC अभी हमने पढ़ा था, डोमेस्टिक इनकम, राइट, ठीक है, डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला है। तो जब भी आप इनकम मेथड से फाइंड आउट करोगे तो आपको डोमेस्टिक इनकम मिलेगी, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नेशनल इनकम में, NNP एट FC में, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ आपको डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए आप क्या करोगे, प्लस NFIA करोगे, ठीक है। लास्ट फॉर्मूला है आपका एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर मेथड से आपको क्या मिलता है, GDP एट MP मिलता है। तो GDP एट MP से आपको फिर किस में जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा अगेन NNP एट FC से। वो यही ट्रीटमेंट होगी जो आपकी वैल्यू एडेड से होनी थी, माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस NIT। तो वैल्यू एडेड और एक्सपेंडिचर से क्या मिलता है हमें, GDP एट MP, फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटू NNP एट FC। इनकम मेथड से आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है NDP एट FC, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, नेशनल इनकम में, NNP एट FC, ठीक है। ये चीज़ तो हमें समझ में आई। अब
एक और तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको पेपर में नेशनल इनकम ही पूछी जाए, आपको कोई भी एग्रीगेट पूछा जा सकता है। जैसे मैंने अभी डिस्कस करे थे अलग अलग एग्रीगेट्स, विच इज़ आपको हो सकता है वो GNP एट FC पूछे, हो सकता है वो आपसे GNP एट MP पूछे, हो सकता है वो आपसे NTP एट MP पूछे, हो सकता है वो आपसे NTP एट FC पूछे, कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे पेपर के अंदर। ज़रूरी नहीं है वो नेशनल इनकम ही पूछे। तो आपको क्या करना है, सिंपली जो भी मेथड के आपको फार्मूला लग रहा हो, जो भी मेथड का फार्मूला लग रहा हो, वो मेथड का फार्मूला लगा के जो भी फाइनल वैल्यू निकलती है वो निकाल लो। अगर वैल्यू एडिट का दिया है तो GDP एट MP निकाल लो, इनकम मेथड दिया है तो NTP एट FC निकाल लो, एक्सपेंडिचर मेथड दिया है तो GDP एट MP निकाल लो। ठीक है, ये निकाल के फिर जो भी एग्रीगेट आपसे पूछा गया हो बेस्ड ऑन दोज 3 फार्मूलाज दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, उसके बेसिस पे आप कन्वर्जन कर लो। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो मैम। ठीक है, सो आई थिंक मुझे आज की क्लास को यहीं पे ही वाइंड अप करना चाहिए। जो इसके फार्मूलाज हैं, जो इसकी कैलकुलेशन है, न्यूमेरिकल्स हैं, इसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे, देन वील मूव टू अवर रियल GDP एंड नॉमिनल GDP, देन वी विल बी डिस्कसिंग GDP डिफ्लेटर, और लास्ट में हम आ जाएंगे पर्सनल इनकम, प्राइवेट इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पे। ऑल्दो इनके ऊपर इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, लेकिन जैसे जैसे नेशनल इनकम अकाउंटिंग पॉपुलर हो रहा है अमंग द टीचर ऑफ नेट, तो हमें वो तीनों कॉन्सेप्ट भी पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो बहुत सिंपल से है, एक एक फार्मूला है, 1 लाइनर फार्मूलाज हैं उनके, वो भी हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि नेक्स्ट क्लास में, चाहे वो अब 1.5 घंटे की क्लास हो, चाहे वो 2 घंटे की क्लास हो, नेशनल इनकम अकाउंटिंग को हम वाइंड अप करेंगे, क्योंकि 3 क्लासेस से ज़्यादा अब हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग को नहीं दे सकते हैं। ठीक है, सो आई थिंक सबको क्लियर होगा। कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, उसके बाद फिर मैं क्लास वाइंड अप करती हूँ। ठीक है, कोई डाउट है तो बच्चे पूछ सकते हो। सबको जो ड्राइव है वो मिल गई थी, उसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ड्राइव में सारा कंटेंट मिल गया है? यस मैम। ठीक है, कोई भी आपको दिक्कत होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो उस ग्रुप के ऊपर मैसेज करके जो हमने टेलीग्राम पे बनाया है। ओके, आई थिंक किसी को भी कोई डाउट नहीं है, सो वी शुड वाइंड अप दिस सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग इन दिस क्लास टुडे। जल्दी ही हम एक नया यूट्यूब सेशन जो है वो लेकर आएंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, वेल्दी एंड नर्डी, एंड डू नॉट फॉरगेट टू माइंड योर इकोनॉमिक्स। थैंक यू।